हे गाइस, वेक्टर्स की 6th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। यूनिट वेक्टर्स देखिए क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले तो हमें नाम से पता चल जाता है यूनिट। यूनिट मतलब वन। इसका मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। और ये यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सेम एज वेक्टर, मतलब सेम एज वेक्टर whose unit vector we have to return या we have to write। मान लीजिए, देखिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है। अब मेरे को इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वो उसको हम लिखते कैसे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है फिजिक्स में। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए ये जो ए वेक्टर है इसका कोई यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। कैसे, ये हमें डायरेक्शन के बारे में कैसे बताएगा। देखिए मैंने आपको कहा कि जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब देखिए कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए, अगर वो लिखा है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां से हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू आ जाती है ए कैप इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए ये एक वेक्टर है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इट हैज नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसके अंदर ही डायरेक्शन होगी। क्या इसमें डायरेक्शन होगी? हाँ जी हाँ, इसी के अंदर डायरेक्शन होगी। अब देखिए क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, कुछ मैग्नीट्यूड है, तो इसके अंदर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जभी तो इसका और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप ए वेक्टर ए कैप इनटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसका पूरे का मैग्नीट्यूड इस पूरे वेक्टर के बराबर करने के लिए इसके अंदर मैग्नीट्यूड 1 होना जरूरी है, क्योंकि इसका तो पहले ही कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है जो वो इसके इक्वल है। ठीक, यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। अब चलिए मैं इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दे देता हूं हमारी रेगुलर टाइप एग्जांपल के तौर पे कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताते कैसे हैं या ये हुआ कैसे। देखिए ये हम एक 4 वे रोड चौराहे पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है बट उसमें डायरेक्शन नहीं शो कर रखी। देखिए यहाँ मैं हरिद्वार में हूं, अब मान लीजिए मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली इधर लिखा हुआ है, दिल्ली के आगे लिखा हुआ है कि 200 किलोमीटर। डायरेक्शन नहीं बताई हुई कि वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन नहीं बताई गई है, तो जब डायरेक्शन नहीं बताई गई, अब देखिए भाई साइन बोर्ड था जिस पे डायरेक्शन नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ में लिखा हुआ है 300 किलोमीटर। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है देहरादून, देहरादून के साथ में लिखा हुआ है 200 किलोमीटर। अब देखिए जब यहां पर ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है, तो मैं हरिद्वार से चलूंगा। मैं सबसे पहले इस डायरेक्शन में जाता हूं, ठीक। मेरे को जाना कहां था, मेरे को जाना था दिल्ली, तो मैंने बोर्ड पे देखा दिल्ली 200 किलोमीटर।
अब मैंने क्या किया, मैं इस डायरेक्शन में 200 किलोमीटर चला, मेरे को दिल्ली नहीं मिला। मैंने क्या किया, मैंने यहां से रिटर्न मारा, मैं इस पॉइंट पे दोबारा आया, तो 200 किलोमीटर और चलना पड़ा मुझे। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैं इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में मैं, देखिए ये मेरे से गलती हो गई, देहरादून मान लीजिए ये 100 किलोमीटर। अब देखिए मैं इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर चला और मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया देहरादून। देहरादून आ गया तो मैंने देखा कि यार वहां साइन बोर्ड पे तो लिखा हुआ था दिल्ली 200 किलोमीटर है, देहरादून एक डायरेक्शन में, दिल्ली दूसरी डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमें डायरेक्शंस नहीं पता थी कौन सी। अब 100 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहां से वापस बैक किया 100 किलोमीटर, तो मेरे को वापसी के लिए चलना पड़ा। अब मैं इस पॉइंट पे आ गया, अब मेरे को पता है दिल्ली किधर है, इधर है, मैं 200 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक, अब देखिए मेरे को जब डायरेक्शन नहीं पता थी, मेरे को कितनी जर्नी फालतू चलनी पड़ी, 400 किलोमीटर यहाँ पर और 200 किलोमीटर यहाँ पर, तो मेरे को एक्स्ट्रा जर्नी कितनी करनी पड़ी, 4 और 2 600 किलोमीटर की एक्स्ट्रा जर्नी हो गई मेरी। ठीक, और 200 किलोमीटर, ये तो मतलब मेरे को टोटल 800 किलोमीटर चलना पड़ा दिल्ली पहुंचने के लिए। अब भाई कोई एक भला इंसान था, उसने क्या किया कि इन पे डायरेक्शन मार्क कर दी कि दिल्ली ऐसे इधर की डायरेक्शन में है, चंडीगढ़ ऐसे इधर की डायरेक्शन में है ये, और देहरादून इस डायरेक्शन में है। तो अब एक चीज गौर करने वाली है, ये जो डायरेक्शन है मैंने यहां पर मार्क कर दी, तो क्या मेरे को ये डायरेक्शन मार्क करने से दिल्ली 400 किलोमीटर हो गया क्या? नहीं हुआ। क्या इस डायरेक्शन को मार्क करने से चंडीगढ़ 600 किलोमीटर हो गया क्या? नहीं हुआ। क्या ये देहरादून इस डायरेक्शन के मार्क करते ही देहरादून 150 किलोमीटर हो गया? नहीं हुआ। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ही है हमारा यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, इसमें डायरेक्शन ऐड करते ही क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया दिल्ली का, कि भाई दिल्ली 200 नहीं अब तो 600 किलोमीटर है? नहीं हुआ ना। तो ये ही डायरेक्शन, इस तरह से समझिए कि ये जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर। इस तरह से हमें पता चला कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो हमें बताता है डायरेक्शन। देखिए ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात कि डेली लाइफ एग्जांपल से हमने जाना कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कैसे बताता है, या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या शो अप कर रहा है कैसे नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसे वेक्टर फॉर्म में, कोई भी वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए लास्ट वीडियो में रिजोल्यूशंस में हमने बात करी थी कि हमारे पास कोई एक आर वेक्टर इस तरह से गिवन है, आर वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई। तो जो इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में वो है एक्स आर एक्स, और इसकी वैल्यू है आर कॉस थीटा। भाई इसका मैग्नीट्यूड इसका क्या है, आर कॉस थीटा। इधर जो है आर वाई, इसका मैग्नीट्यूड है आर साइन थीटा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब देखिए सबसे पहले एक बात जानने वाली है आपके लिए कि ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसे हम बोलते हैं आई कैप। ये हमारी वाई एक्सिस, तो जो वाई डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप। इसी तरह से जो जेड एक्सिस है उसमें जो हमारा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसे हम बोलते हैं के कैप। तो हमें क्या, देखिए एक वेक्टर ए वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये होता है। अब एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप।
जो y एक्सिस में है वो है j है कि नहीं? अभी मैंने आपको बताया कि इसे ऐसे बोलते हैं। तो अब देखिए जो r वेक्टर हुआ हमारा, r वेक्टर इक्वल टू r x वेक्टर प्लस r y वेक्टर। तो जो ये r x वेक्टर है, ये r x वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब मान लीजिए मेरे को लिखना है r x वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखिए ये यूनिट वेक्टर है, यहां पर हमें यूनिट वेक्टर, तो आई कैप हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना, r cos थीटा, ये हो गया हमारा r x वेक्टर। इसी तरह से क्या हम r y वेक्टर लिख सकते हैं? तो r y वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं, तो y एक्सिस में हमारा जो यूनिट वेक्टर वो क्या था, j, और r y का जो मैग्नीट्यूड था वो था r साइन थीटा। ये हमारे यूनिट वेक्टर फॉर्म में हमने rx और ry को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह से हम क्या r वेक्टर लिख सकते हैं? r वेक्टर कैसे लिख देंगे? r वेक्टर इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। तो ये हमारा हो गया कोई भी r वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में। अब आप मेरे को कहेंगे कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन शो करता है, तो आप मेरे को बोलेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। तो हमें क्या, देखिए डायरेक्शन शो करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं। ये देखिए हमारे पास कोई ये जैसे कोई क्या, ये जो r वेक्टर ही है इसकी अगर मेरे को डायरेक्शन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, r कैप कैसे लिखा जाता है, r वेक्टर क्या है हमारा, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और होल अंडर रूट में। ये देखिए ये जो ये वेक्टर आएगा ये होगा हमारा, ये r कैप, ये हमारी डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। आप कहेंगे कि tan अल्फा, देखिए tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ एंगल, और ये जो डायरेक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मुझे लगता है आप ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। देखिए हमें एक फोर्स की मिली है F वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, और जो हमें डायरेक्शन दी गई है वो है, चलिए 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक, अब मेरे को बोला गया इस F वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखो, या फिर कह सकते हैं कि क्या लिखो, डायरेक्शन वेक्टर लिखो, डायरेक्शन वेक्टर बताओ। ठीक, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर बताओ। तो कैसे बताएंगे इसका यूनिट वेक्टर? देखिए हमें एक फोर्स की मिली थी F वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, तो क्या ये कुछ इस तरह से होगा और ये इस तरह से। तो देखिए
सबसे पहली बात 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है। एंगल मैंने आपको बताया था कि जो पीछे दी गई डायरेक्शन है उस पे बैठ करके इस तरफ आगे वाली डायरेक्शन की तरफ चलना है। ये देखिए इसे पूरा कर लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। तो क्या ये जो ये हमारी ये हुई ईस्ट, ये है नॉर्थ, दिस वन इज साउथ एंड दिस वन इज वेस्ट। तो क्या ईस्ट पे बैठ करके नॉर्थ की तरफ, ईस्ट पे बैठ करके नॉर्थ की तरफ। तो ये देखिए ये हमारी एंगल की डायरेक्शन आ गई, ये है 37 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा कॉस एंगल के साथ वाली एक्सिस में कॉस थीटा, तो 30 कॉस 37 और जिसमें नहीं है उसमें 30 साइन 37। और ये हमारी एक्स देखिए ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आई कैप। ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जे कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी आई ये आया 30 साइन 37, ये आ गया हमारा 18 न्यूटन या फिर 18 जे कैप। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 30 cos 37, ये आया हमारा 24 न्यूटन या फिर 24 आई कैप। अब देखिए हमारा ये जो फोर्स वेक्टर था एफ वेक्टर, ये ऐसे लिखा जाता है 30 cos 37 आई कैप प्लस 30 sin 37 जे कैप। और ये आ गया, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल दी, इसकी निकाल दी, यह है 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप। ठीक, ये तो ये जो हुआ ये हुआ, ये जो मैंने लिखा अभी ये है फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में फोर्स वेक्टर लिखा है मैंने। ठीक, अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मेरे कैसे देंगे हम, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम देते हैं कैसे, यूनिट वेक्टर लिख करके। यूनिट वेक्टर कैसे, एफ कैप, एफ कैप, एफ कैप जो आएगा वो आएगा देखिए क्या, एफ वेक्टर क्या 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप अपॉन 24 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। क्या एफ कैप आएगा 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप अपॉन 24 का स्क्वायर, ये आएगा 574 प्लस यहां पर है 18 का स्क्वायर, ये आएगा 324, ये होल अंडर रूट। तो क्या एफ वेक्टर आ गया, सॉरी एफ वेक्टर नहीं, ये है एफ कैप, ये है एफ कैप। तो एफ कैप जो आया वो आया हमारे पास 24 आई प्लस 18 जे अपॉन ये आएगा हमारा 900 अंडर रूट। तो ये आया हमारे पास 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप अपॉन 30। क्या मैं इसे ऐसे लिख इसे मैं ऐसे लिख दूं 24 अपॉन 30 कैप प्लस 18 अपॉन 30 जे कैप। तो ये जो हमारा वेक्टर है ये एफ कैप, ये हमारा हो गया डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। अब देखिए इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, इसे जस्टिफाई कैसे कर देते हैं। देखिए अगर tan अल्फा लिखना हो मेरे को, tan अल्फा कैसे लिखा जाएगा, rx, देखिए ये ये x है, ये y है, r y अपॉन आर एक्स, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना 18 अपॉन 30,
18/30 और x कितना 24/30। तो क्या यहां से मेरे पास आ गया tan अल्फा 3/4। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 37। ये हमारा जस्टिफाई भी होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू आप समझ गए हैं, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना पोजीशन वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर से मिली जुली कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको यूनिट वेक्टर में ही इसके बारे में आपको बता देता हूं। साथ में हम आज एक और वेक्टर जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, सबसे पहले बात होती है पोजीशन वेक्टर की। देखिए, पोजीशन ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन के बारे में बताए, वेक्टर विच डिफाइंस पोजीशन नोन एज पोजीशन वेक्टर। देखिए, ये हमारा एक्स वाई प्लेन था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये हमारे यहाँ आई कैप भाई साहब है, यहाँ जे कैप। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक, ये जो है, देखिए पोजीशन बताने से पहले हमको कुछ ओरिजिन सेट करना पड़ता है। तो ओरिजिन यहां पर हम मान लेते हैं 0, 0। आप ओरिजिन 1:1 जो आपका मन करे आप वो ओरिजिन ले सकते हैं, बट फॉर कन्वीनियंसी हम लेते हैं 0:0 ओरिजिन को। अब देखिए 0,0 पे कोई वेक्टर ये है पार्ट। देखिए पहले तो इस 0,0 की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। देखिए ये पोजीशन वेक्टर है। अगर मेरे को इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं r से, तो r ओरिजिन को हम 0 से अगर देते हैं r0, तो ये देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप। ये देखिए ये आ गया हमारा नल वेक्टर, यही वेक्टर है नल वेक्टर। ठीक, ये हमारा नल वेक्टर हो गया। अब मैं आपको कहता हूं कि एक पार्टिकल है इस पोजीशन पे है, एट रेस्ट है, तो जो ये पॉइंट आएगा हमारा, ये वेक्टर आएगा आर वेक्टर, यही आर वेक्टर होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए एक पार्टिकल इस पॉइंट पे, एक दूसरा कोई पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो देखिए यही ओरिजिन, ये ओरिजिन से ये गया, तो ये वाला वेक्टर, ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर। हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना तो जान ही चुके हैं। कैसे भाई, r1 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो x1 के साथ i कैप प्लस y1 के साथ j कैप, और r2 वेक्टर के साथ यहाँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये देखिए ये दोनों वेक्टर्स हो गए, ये हमारे आ गए पोजीशन वेक्टर्स। अब देखिए मेरे को क्या करना है, इन पोजीशन वेक्टर्स की डायरेक्शन लिखनी है। तो इनकी डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, वही सिंपल फॉर्मूला, आप केवल आर कैप लिख दीजिए। तो आर कैप कैसे लिखा जाएगा, यहां देखिए r1 कैप, ये ऊपर क्या आएगा वेक्टर, तो x1 i कैप y1 j कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो r1² प्लस y1² होल अंडर।
ऐसे ही मेरे को कोई बोले सेकंड पार्टिकल की पोजीशन लिखो, तो मैं इस तरह से लिखूंगा r2 कैप, सेकंड पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो ऐसे x2 i कैप प्लस y2 j कैप और होल अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आ गए हमारे यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर्स। देखिए इन वेक्टर्स को हम tan अल्फा करके भी लिख सकते थे, tan अल्फा क्या y1 अपॉन x1, ये tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 y2 अपॉन x2। ठीक, देखिए या तो ये लिखिए या ये लिखिए, या तो ये एंगल फॉर्म में हो गए, ये हो गए यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो या तो ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई आपकी टू डायमेंशनल। पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अब मान लीजिए हमारा ये पार्टिकल था, पार्टिकल 1 कहता है कि मैं जाऊंगा पार्टिकल 2 के पास, तो इस तरह से पार्टिकल 1 मूव किया, तो ये जो वेक्टर आया इसे हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, डेल्टा आर वेक्टर, यही वेक्टर है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में लिखना है, तो हमें वही पुरानी बात लिखनी है कि इसकी हमें पहले तो इसे यूनिट वेक्टर फॉर्म में और फिर इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। देखिए पार्टिकल 1 से 2 पोजीशन पे मूव किया, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2, वो यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया वो 1 से 2 पे, लेकिन हम लिखते कैसे इसे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ये है, शॉर्टेस्ट पाथ। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये और इसके बीच में शॉर्टेस्ट पॉइंट ये, तो ये वेक्टर जो आ गया हमारा, ये डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे कैसे लिखेंगे हम, r2 वेक्टर क्या था, r2 वेक्टर मैंने मिटा दिया है उस पार्ट को, तो r2 वेक्टर हम लिखेंगे x2 i प्लस y2 j ब्रैकेट में और माइनस x1 i प्लस y1 j। क्या ये x2 i प्लस y2 j माइनस x1 i माइनस y1 j, इस तरह से, तो ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आ गया हमारा डेल्टा आर वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में। मेरे को कोई बोले कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही सेम, हमें बस लिखना है क्या, डेल्टा आर कैप, डेल्टा आर कैप, ये आ गया डेल्टा आर कैप। कैसे, सब ऊपर आएगा वेक्टर हमारा, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप होल अपॉन x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अपॉन होल अंडर रूट। ठीक, ये आ गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा डायरेक्शन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन सेम एज ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। तो हमें डायरेक्शन लिखनी थी, हमने डायरेक्शन वेक्टर ही लिख दिया। देखिए चलिए, ये सब केस तो हुआ 2 डायमेंशंस का। 3 डायमेंशंस का केस भी सेम होता है, उसमें आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पहले चलिए मैं आपको पहले बता ही देता हूँ 3 डायमेंशंस का भी। चलिए ये हमारा एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये z, यहाँ पर i कैप, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप। अब देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y, z। अब कोई कह दे कि आपको इसका पोजीशन रखना है, ये देखिए ये ओरिजिन इससे ये गए हम, ये आपको ये वेक्टर बताना है, ये वही हमारा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब कोई बोले इसके डायरेक्शन भी बता दो इन वेक्टोरियल फॉर्म, तो कैसे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आ गया हमारा, बट सॉरी मैंने इसे गलत, इस तरह से ये वाला जो वेक्टर आया हमारा, ये है हमारा डायरेक्शन वेक्टर और यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब कोई देखिए, कोई पार्टिकल है, इस तरह से ये 3 डायमेंशनल प्लेन हो गया, और कोई पार्टिकल यहाँ है x1, y1, z1 पे, और वो मूवमेंट करता है इस पॉइंट पे, इसके कोऑर्डिनेट में x2, y2, z2। तो ये हमने ओरिजिन सेट कर लिया। मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपनी कन्वीनियंट के आप अपने हिसाब से कोई भी ओरिजिन सेट कर सकते हैं, बट हम कन्वीनियंट के तौर पे 0 0 0 ये ओरिजिन को ही, इस पॉइंट को ही हम ओरिजिन मानते हैं। तो ये वेक्टर r1 पोजीशन 1 वेक्टर, ये वेक्टर r2 वेक्टर, तो ये जो वेक्टर आएगा ये होगा हमारा डेल्टा r वेक्टर। काम वही पुराना, डेल्टा r वेक्टर क्या होता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हम इसका डेल्टा आर कैप भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने 2 डायमेंशंस में निकाला है। ये केस बहुत सारा 3 डायमेंशंस का। ठीक, अब एक सवाल देख लेते हैं छोटा सा,
जिससे आपको समझ में थोड़ा और आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक पार्टिकल है 0 ओरिजिन पे 0,0 पे, और वो अपनी पोजीशन चेंज करता है 6,8। अब मेरे को बोला गया कि इसमें पोजीशन वेक्टर बताओ और डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से देखिएगा 0 0 पे था तो और गया 6,8, तो यहां पर क्या जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा वही हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा, क्योंकि ये जो 0,0 ओरिजिन है इसका जो वेक्टर होगा वो नल वेक्टर होगा। कैसे? आर आई कैप प्लस ये आगे 0 जे कैप, ये हमारा इस पोजीशन को मैं 1 मान लेता हूँ, इस पोजीशन को 2 मान लेता हूँ, तो क्या ये हमारा R1 वेक्टर आ गया। ध्यान से देखिए ये है हमारा नल वेक्टर, 0 वेक्टर भी बोलते हैं इसे। तो और ये जो वेक्टर है इसे R2 पोजीशन को माना है तो इसे R2 बोल देते हैं। तो R2 क्या आया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक, बहुत आसान। अब देखिए पोजीशन वेक्टर मैंने दोनों के बता दिए, ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर हो गया, ये R2 पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डेल्टा आर वेक्टर। अब इस डेल्टा, चलिए पहले इसका यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। R2 का यूनिट वेक्टर क्या होगा 6, ये है तो R2 कहाँ लिखूंगा, लिखता हूँ R2 कैप 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या R2 यानी सेकंड पोजीशन का वेक्टर है। इसका ये तो नल वेक्टर है, इसका सब कुछ 0 ही आएगा, मैग्नीट्यूड 0 यहाँ पर। तो जो ये वेक्टर बनेगा वो क्या इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसकी जो नल वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन होती है आर्बिट्रेरी होती है, माने इसकी डायरेक्शन पता नहीं होती हमें, ये डायरेक्शन अननोन होती है, बट इसके अंदर डायरेक्शन है, इसीलिए ये नल वेक्टर बोला जाता है। चलिए अब हम डेल्टा आर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो 0 है, इसे लिखने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम है।